हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉकिंग में। देखिए, आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 4। हम क्लास 1 से लेकर के 3 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। हम क्लास नंबर 4 में आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव लेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को जब आप तोड़िएगा तो कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बने हैं। एक कार्बो और दूसरा होता हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन। कार्बो का मतलब होता है कार्बन। देखिए, यहाँ पे कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। अब देखिए, समझिए, कार्बो मतलब कार्बन, कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। और हाइड्रेट मतलब क्या होता है? जल, जल का संकेत क्या होता है? H2O। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन से मिला हुआ है, हाइड्रोजन से मिला हुआ और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब इसका अनुपात भी पूछ लेता। देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना? 1, और कार्बन कितना? 1। तो आप कह सकते हैं कि इसका अनुपात 1:2:1 है। ठीक है, समझ गए बात को? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन से मिल ये जल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछता है आपका कि कार्बोहाइड्रेट बना हुआ किससे। अभी कार्बो के बारे में समझ गए, कार्बो मतलब कार्बन से, हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रेट मतलब जल से। अब देखिए, आप बोल सकते हैं H2O, जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अनुपात क्या होता है? 1:2:1। ठीक है, जो सूत्र लिखे हैं उस सूत्र को आप रखिएगा तो उस सूत्र से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सवाल पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो आप मारिएगा 1:2:1 होता है। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है। तो एक पोस्ट होता है CHO पोस्ट के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट, ये जब भी कभी CHO को देखिएगा तो समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, समझ लीजिएगा ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CnH2ON। देखिए, CnH2ON, जहां N क्या होता है समझ लीजिए। जहां N होता है, N बराबर होता है कार्बन की मोलिकुल्स, यानी कार्बन के अणुओं की संख्या। जहां N बराबर कार्बन के अणुओं की संख्या होता है। ठीक है, हम इसे आगे जा करके हम सूत्र जो है यूज करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है ये जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट अनुपात किसका होता है? कार्बन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होता है? CnH2ON। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, कहीं कहीं बुक में आपको कार्बोहाइड्रेट का 4 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कहीं कहीं पे डाइसेकेराइड लिख दिया गया है अलग से बना करके। ठीक है, या फिर आपको कहीं कहीं जगह पे बुक पे मिल जाएगा सीधा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब कहिएगा कि क्यों सर डाइसेकेराइड दिया? तो चूंकि ओलिगोसेकेराइड में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डाइसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है, और सवाल में भी आपसे उदाहरण जो पूछता है वो डाइसेकेराइड का ही उदाहरण पूछता है। ठीक है, तो बहुत बार बुक में क्या करता है, सीधा लिख देता है मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो या फिर कहीं कहीं बुक में लिख देता है ये डाइसेकेराइड को अलग करके बना देता है, ओलिगोसेकेराइड को अलग कर देता है, यानी 4 ग्रुप बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रकार बनाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत ही डाइसेकेराइड को रखा जाता है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड ऑप्शन में नहीं है तो डाइसेकेराइड आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ये बनता क्या है। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब होता है एक, यानी मोनो का मतलब होता है एक। एक का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति एक है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, इसमें कोई जान पहचान नहीं। तो सिंगल तो है, अकेले तो है, ये है, इसको तो कखनों भी उठा के फेंक देंगे। एक मोनो मतलब क्या होता है? एक। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें शुगर के एक अणु यानी शुगर के एक मोलिकुल्स होते हैं। किसमें? मोनो में। मोनो में शुगर के एक मोलिकुल्स होते हैं। ठीक है, ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक
ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी इसमें 2 से लेकर के 10 तक शुगर के अणु होते हैं। इसमें शुगर के अणु कितने होते हैं? 2 से लेकर के 10 तक शुगर के अणु होते हैं। पॉली, पॉली का मतलब होता है अनेक, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें शुगर के जो अणु होता है 10 या 10 से अधिक होते हैं। पॉली को मतलब होता है, पॉली मैंने पूछ ले, पॉली मतलब मेनी, मेनी मतलब अधिक, मतलब अनेक, ठीक है। यानी शुगर के अणु के बारे में यदि इसमें पूछा जाए 10 या 10 से अधिक होते हैं, यानी अनेक शुगर के अणु होते हैं, ठीक है। अब दूसरी भाषा में समझते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है? एक। देखिए, मोनोसेक्राइड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है क्या? मोनोसेक्राइड, ठीक है। जब मिल गया, मोनोसेक्राइड बन गया। जब 2 मोनोसेक्राइड बनता है, एक मोनोसेक्राइड बनेगा, 2 मोनोसेक्राइड को बना मिला दीजिएगा तो डाइसेक्राइड बन जाएगा। 3 मोनोसेक्राइड बनाइएगा तो ट्राइसेक्राइड बन जाएगा। 4 मोनोसेक्राइड मिलेगा तो टेट्रोसेक्राइड बन जाएगा। 5 मोनोसेक्राइड मिलेगा पेंटोज बन जाएगा। 6 मोनोसेक्राइड बन जाएगा तो हेक्सोसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप जो सबसे बेसिक आधार कौन हुआ? मोनो। अब मोनो से ही एक मोनो है तो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत, 2 मोनो बना दिए तो वो डाई हो गया, 3 मोनो बना दिया तो 4 हो गया, यानी 1 मोनिया, 2 मोनिया, 3 मोनिया, 4 मोनिया मिलाते चले जाइएगा, ठीक है, वो ओलिगोसेक्राइड में चला जाएगा। अनेक मोनो मतलब बहुत ज्यादा मिला दीजिएगा तब चला जाएगा किसमें? पॉलीसेक्राइड में, ठीक है। जब भी आपको पूछेगा कि पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड होते हैं, अनेक होते हैं। कितने होते हैं? अनेक, यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यानी मोनोसेक्राइड क्या हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना, ठीक है। अब एक मोनोसेक्राइड बन गया, अब एक मोनोसेक्राइड और उसमें जोड़ दीजिएगा तो किस में चला आएगा? ओलिगोसेक्राइड में। 2 मोनोसेक्राइड दीजिएगा 3, यानी कहने का मतलब हुआ इसी मोनोसेक्राइड से ये भी टाइप बना और ये भी टाइप बना है। बात समझे कि नहीं समझे? इसी मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत भी जो बन रहा है वो भी आया है, पोलिगोसेक्राइड के अंतर्गत जो बन रहा है वो। ये मोनोसेक्राइड नहीं रहता तो फिर ये कहाँ आता है? ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी इसमें एक होते हैं, ठीक है। ओलिगो, ओलिगो का कहने का मतलब हुआ इसमें जो है फ्यू मतलब कुछ। ओलिगोसेक्राइड का अंतर्गत आता है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रोसेक्राइड। कहने ड्राइसेक्राइड का मतलब हुआ इसमें 2 मोनोसेक्राइड होंगे। ट्राइसेक्राइड का मतलब हुआ इसमें 3 मोनोसेक्राइड होंगे। 4 टेट्रोसेक्राइड का मतलब होता है 4 मोनोसेक्राइड होंगे। पेंटोज का मतलब होता है 5 मोनोसेक्राइड। हेक्सोज मतलब 6 मोनोसेक्राइड होंगे, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड, इसमें अनेक मोनोसेक्राइड होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिल करके पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं। यानी मोनोसेक्राइड से ही ये भी बना है और ये भी बना हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम आपको समझाते हैं मोनोसेक्राइड के अंतर्गत में भी बहुत सारा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत में भी स्ट्रक्चर आता है। जो सूत्र अभी आपको बताए थे CnH2n, ठीक है, H2ON, ठीक है, CnH2ON, ठीक है। इसमें होता क्या है? आपको बताए थे n होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की अणुओं की संख्या है, ठीक है। n बराबर यदि आप 2 रखिएगा, ध्यान रखिए, जो भी हम रखेंगे n बराबर 2 या n बराबर 3 या n बराबर 4 रखेंगे वो सभी मोनोसेक्राइड में ही आएंगे, डाइसेक्राइड में नहीं आएंगे, क्योंकि डाइसेक्राइड किससे बनते हैं? मोनोसेक्राइड से बनते हैं। अब मोनोसेक्राइड का कुछ कुछ स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। मोनोसेक्राइड में जो जो स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। यदि n बराबर आप 2 रखिएगा, ठीक है, n बराबर 2 रखिएगा तो आप सूत्र धरिए 2n बराबर 2। सूत्र होता क्या? सूत्र के बारे में पहले बताते हैं। सूत्र होता है CnH2ON होता है, ये नहीं बताए थे। अब n बराबर आप 2 रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2, ठीक है। उसके बाद H2, साफ जगह पे लिख देते हैं आपको, C2H2, ये ब्रैकेट है और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 इसमें गुना हो जाएगा तो तो कितना? दूनी 4, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं C2H4O2, ठीक है। इसे हम बायोज कहते हैं, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? बायोज। बायोज के भी कई उदाहरण होते हैं, बायोज के भी कई उदाहरण होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिक या एल्डिहाइड, ये पूछ लेगा कि ग्लाइकोलिक या एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप मार सकते हैं बायोज। क्या मार सकते हैं? बायोज। इसे याद नहीं रखना है, क्योंकि याद रखना हेक्सोज वाला, क्योंकि ये मैंने आप मैंने जानकारी के लिए ले लीजिए, लेकिन याद रखना हेक्सोज के लिए, ठीक है। इसी तरह से यदि n बराबर आप 3 रखते हैं, n बराबर जब 3 रखिएगा ट्राइओज होगा। क्या होगा? ट्राइओज। देखिए C3H2H क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, जो गुना करने के लिए, ठीक है, 3 दूना 6 और O
3 हो जाएगा। ये हो गया ट्रायोज। ट्रायोज के अंतर्गत में भी बहुत सारा उदाहरण आते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या ग्लिसरल्डिहाइड, ये सब चीज़ जो है ट्रायोज के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, लेकिन याद नहीं रखना, हम आपको स्ट्रक्चर बताते जा रहे हैं केवल जानकारी के लिए। उसके बाद n बराबर आप लीजिएगा 4, तब जब n बराबर 4 लीजिएगा तो टेट्रोज बनेगा, टेट्रोज। ठीक है, टेट्रोज, ये देख रहे हैं ना, टेट्रोज। तो जैसे टेट्रोसेक्राइड बनते हैं तो उसी तरह टेट्रोज बनेंगे, टेट्रोज। ठीक है, तो टेट्रोज बनेंगे। ठीक है, अब टेट्रोज के अंतर्गत कौन कौन आता है? इरिथ्रोस और थ्रोज। इरिथ्रोज और थ्रोज, सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा इरिथ्रोज और थ्रोज जो है किसका इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इसका स्ट्रक्चर टेट्रोज की तरह होता है। तो ये सब याद नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर जो भी आपको बताए, बायोज बताए या ट्रायोज बताए या टेट्रोज बताए, इसका उदाहरण जो बताया, ये उदाहरण याद उतना एग्जाम में आज तक नहीं पूछे, इसलिए इसको उदाहरण रखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। अब आता है पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज मतलब होता है n बराबर 5 लेना है। ठीक है, n बराबर 5 लेना है। जब n बराबर 5 लेकर के सूत्र के ऊपर रखिएगा तो वो पेंटोज प्राप्त होता है। पेंटोज का उदाहरण आपको याद रखना है, पेंटोज का उदाहरण याद रखना है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। ध्यान रखिए, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, ये पूछ लेगा कि किसका उदाहरण है, ये पूछ लेगा तो ये मारिएगा पेंटोज का उदाहरण है। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज किसका उदाहरण है? पेंटोज का। या फिर पूछ लेगा आपको कि बताइए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पेंटोज होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हेक्सोज, जिसमें कि n बराबर 6 रखते हैं। सूत्र के ऊपर रखिएगा, n बराबर 6 रखिए। एक बार फिर सूत्र हल करके बताते हैं। CnH2O और n होता है, यहाँ पे 6 रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 रखिएगा तो 6 से इसमें गुना हो जाएगा और इसमें भी गुना हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? C6H12 और O6। अब बताइए किसका सूत्र प्राप्त होगा? ये सूत्र प्राप्त हो गया ग्लूकोज का। ठीक है, ये किसका प्राप्त हो गया? ग्लूकोज का। ठीक है, उसी के अंतर्गत में आता है फ्रुक्टोज, उसी के अंतर्गत में ग्लैक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र पूछे या फ्रुक्टोज का सूत्र पूछे या ग्लैक्टोज का सूत्र पूछे, सब एक ही आता है। ठीक है, n बराबर हम 6 लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हेक्सोज। n बराबर 6 क्या लेते हैं तो 5, n बराबर 5 लेते हैं पेंटोज। ठीक है, n बराबर 4 लिए तो टेट्रोज, और n बराबर 3 लिए ट्राइसोज। ठीक है, n बराबर 2 लिए तो बायोज। हुआ था नहीं? इसी तरह से n बराबर जब 6 लेंगे तो हेक्सोज प्राप्त होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड में जो हेक्सोज स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, वही एग्जामिनर आज तक सबसे ज़्यादा पूछा है। ठीक है, तो n बराबर जब आप 6 लिए थे तो सूत्र प्राप्त हुआ था C6H12 और O6, C6H12 और O6। ठीक है, ये किसका सूत्र था? ग्लूकोज का सूत्र था। ठीक है, तो आपको याद रखना है केवल और केवल यही, हेक्सोज स्ट्रक्चर के अंतर्गत में कौन कौन, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत में, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत में हम पढ़ रहे हैं बायोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज या हेक्सोज, ये मोनोसेक्राइड के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड के प्रकार में सबसे ज़्यादा हेक्सोज स्ट्रक्चर, इन हेक्सोज संरचनाओं के अंतर्गत जो आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, यही सबसे ज़्यादा एग्जामिनर ने पूछा है। बात समझे कि नहीं समझे? यही सबसे ज़्यादा एग्जामिनर ने पूछा है, इसलिए याद रखिएगा, आपको एग्जामिनर पूछेगा हमेशा एग्जाम में कि ग्लूकोज किसका उदाहरण है? मोनोसेक्राइड का उदाहरण है या डाइसेक्राइड का उदाहरण है या पॉलीसेक्राइड का? तो ऑलरेडी अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि ग्लूकोज हम पढ़े हैं मोनोसेक्राइड के अंतर्गत है। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज पढ़े हुए हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? और पूछ लेगा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज की संरचना कैसे आता है? हेक्सोज, 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 यानी जो सूत्र धर करके आपको बताए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें जो भी बातें आपको समझाए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि इसमें नहीं, ये काटने का मतलब कोई कोई बच्चा समझता है गलत, हमारी बातें वो नहीं समझता है। देखिए, पिक्चर देखना और बातें सुनना सबकी बस की बात नहीं होता। कोई व्यक्ति पिक्चरें देखने में रहता है, कोई व्यक्ति सुनने में रह जाता है।
ठीक है, काटे नहीं हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो भी हम बात बताए, यदि आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ या नहीं समझ पाए, समझने में प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा से क्लियर करने का हम कोशिश करते हैं। वैसे मेरे पास बोर्ड तो है नहीं जो कि हम समझा सकते हैं, कोशिश किए कि हम अच्छा से समझा देंगे। यदि इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आगे जो हम इसका ले रहे हैं PDF, इसमें जो उदाहरण बताएंगे, यानी कहने का मतलब हुआ इसमें आप केवल और केवल एग्जामिनर ने आज तक उदाहरण पूछा है, और इसमें भी ट्राइसेकेराइड और टेट्रोसेकेराइड का उदाहरण नहीं पूछा है, इसमें भी ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत में केवल और केवल डाइसेकेराइड का सबसे ज़्यादा उदाहरण पूछा है, और पॉलीसेकेराइड का सबसे ज़्यादा उदाहरण पूछा हुआ है। तो तीनों का यदि आप उदाहरण भी केवल याद रख लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सवाल आपका छूटने वाला नहीं है जो एग्जाम में आएगा। चलते हैं उदाहरण के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि देखिए, मोनोसेकेराइड से मिल करके क्या बनता है? ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड से मिल करके क्या बनता है? ओलिगोसेकेराइड। या फिर कर सकते हैं कि दो मोनोसेकेराइड मिल करके डाइसेकेराइड बनता है। इसमें क्या होता है कि मोनोसेकेराइड का जो प्रकार होता है, दोनों सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब दो मोनोसेकेराइड सेम, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज मिल करके बना दे, या ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिल करके बना दे, दोनों सेम भी हो सकता है और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। नहीं कहेगा कि मान ली कि मोनोसेकेराइड मिल करके ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड बनाता है, तो क्या इसमें दोनों मोनोसेकेराइड सेम होते हैं? नहीं, दोनों मोनोसेकेराइड सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको उदाहरण बताएंगे आगे चल करके। तो यहाँ तक जो समझा है इसमें समझे तो ठीक है, नहीं तो आगे जो उदाहरण तीनों का है ये एकदम रट लीजिएगा। अब देखिए, मोनोसेकेराइड का उदाहरण हम लिए हैं, जिसमें कि हेक्सोज जो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत जो आने वाला है वो उदाहरण लिए हैं। सीधा एग्जामिनर ने यही तीनों पूछा है कि मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत में जो डाइसेकेराइड आता है वो डाइसेकेराइड का सब तीनों उदाहरण है। ये तीनों किसका उदाहरण है? ओलिगोसेकेराइड में कई प्रकार न पड़े, डाइसेकेराइड, ट्रियोज, टेट्रोज पढ़ेंगे ना पढ़े, उसमें जो डाइसेकेराइड आते हैं वो डाइसेकेराइड ही एग्जामिनर ने आज तक पूछा है। ठीक है, एग्जाम में आपको ओलिगोसेकेराइड भी नहीं लिखेगा, सीधा लिखेगा आपको एग्जाम में कि डाइसेकेराइड का उदाहरण है, तो डाइसेकेराइड का उदाहरण है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेल्यूलोज। ठीक है, स्टार्च, ध्यान दीजिएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और सेल्यूलोज। और एक और होता है हिपेरिन, हिपेरिन। ठीक है, ये चार मुख्य, ये पांच हुए टोटल, ये पांच मुख्य है पॉलीसेकेराइड का, जो एग्जामिनर ने बार बार, बहुत सारा उदाहरण होते हैं लेकिन मुख्य मुख्य ने याद रखिएगा, कितना याद रख पाइएगा, तो ये पांचों आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसे ट्रिक्स याद करने के लिए आते हैं। मोना जीएफ, मोना ने कहता है मोना जीएफ, जीएफ मतलब होता है मोना मेरा गर्लफ्रेंड है, जी से मतलब है ग्लूकोज, एफ से मतलब होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, और एक जी से मोना जीएफ जी याद रख सकते हैं, मोना जीएफ जी। ठीक है, मोना जीएफ जी याद रख सकते हैं, मोना जीएफ, ताकि आपके दिमाग में याद रहे, मोना जीएफ नहीं, मोना गर्लफ्रेंड है, इसमें मोना किसी का नाम होगा तो बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, मोना जीएफ, जीएफ, जी से क्या हुआ ग्लूकोज, एफ से क्या हुआ फ्रुक्टोज। ठीक है, और एक जी से और याद रख लीजिएगा ग्लेक्टोज। मोना जीएफ यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज, ये किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का। ठीक है, अब इसका डाइसेकेराइड का क्या याद रखेंगे? इसका ट्रिक होता है मसाला, मसाला। ठीक है, मसाला, मो से क्या हुआ माल्टोज, स्व से क्या हुआ सुक्रोज और लो से क्या हुआ लेक्टोज। मसाला याद रखिएगा, डाई मसाला। नहीं कहते बाल को डाई करेंगे, डाई करने से पहले क्या करते हैं? मसाला को तैयार करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी सकते हैं डाई मतलब डार्लिंग, अरे डार्लिंग मसाला तैयार करूँ। ठीक है, डाई, डाई के लिए ट्रिक क्या होता है? डाइसेकेराइड का होता है ट्रिक मसाला। हम केवल वही लिख रहे हैं जो एग्जामिनर ने बार बार पूछा है, वही उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड के लिए क्या बोले? मसाला, मसाला बनाओ। बाल को डाई करेंगे, क्या बाल को डाई करने से पहले इसको तैयार नहीं करते हैं, यानी मसाला तैयार करते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड जैसे भी कहेगा डाई, मोनोजीएफ, मोनोजीएफ। ठीक है, मोनोजीएफ, या कह सकते हैं डार्लिंग मसाला तैयार करो। डार्लिंग मतलब डाई, याद रखिएगा, आपकी जिस भाषा में आपको याद रह जाए वही सबसे बेस्ट है, लेकिन किसी न तरह से आपको याद रहना चाहिए कि मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन कौन है आपको पहले जो PDF में बताया वो याद रहे या ना रहे, आपको उदाहरण याद रहना बहुत ही जरूरी है। मोनोजीएफ, जीएफ मतलब जो से गो से जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रुक्टोज और एक ग्लेक्टोज। मोनोजीएफ जी, मोनोजीएफ जी याद रख सकते हैं।
ठीक है, या फिर आपके दिमाग में किसी तरह का हो जिस तरह से आप याद रख सकते हैं, इन तीनों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और डाइसैकेराइड के अंतर्गत में पूछता है तो डाई के लिए क्या बोले, मसाला ट्री रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पॉली, पॉली मतलब होता है क्या, पैसे, पॉली मतलब पैसे, पॉली मतलब क्या था, पैसे, पॉली मतलब पैसे, ठीक है, पैसे, पॉली मतलब पैसे याद रखने का ट्रिक बताएं, ठीक है। पैसे, प से हुआ पेक्टिन, एक पेक्टिन भी होता है, ठीक है, प से हुआ पेक्टिन, ठीक है, और स्व से हुआ सेलुलोज, पैसे, पैसे ही ग्लाइकोजन है, ऐसे याद रखिएगा, पैसे ही ग्लाइकोजन है, ठीक है, पैसे ही ग्लाइकोजन है। मैंने एक ट्रिक आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में हो जाए। पॉलीसेकेराइड में पॉली से याद रखिए पैसे, पैसे ही क्या है, ग्लाइकोजन है, पैसे ही ग्लाइकोजन है। देखिए पैसे, प से हुआ ये पेक्टिन, स्व से हुआ सेल्यूलोज, ठीक है, ही से हुआ हिपेरिन, ठीक है, ग्लाइकोजन का मतलब हुआ ग्लाइकोजन, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, अब इसे थोड़ा सा डिटेल से हम याद रखने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्च, स्टार्च यानी मंड, ये मंड कहाँ प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिए, स्टार्च मतलब क्या हुआ, मंड, ध्यान रखिएगा। देखिए अब स्टार्च को समझ लेते, स्टार्च मतलब क्या हुआ, मंड, ये मंड कहाँ प्राप्त होता है ये समझ लीजिए। जैसे आलू हुआ, शकरकंद हुआ, ये सब में स्टार्च यानी मंड प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पॉलीसेकेराइड के। अब ग्लाइकोजन क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ग्लाइकोजन जैसे शरीर में आप कार्बोहाइड्रेट लिए, यदि जितना आपके शरीर में जरूरत है, ठीक है, वो आपका शरीर एनर्जी ले लेगा। एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट आप ले लिए हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म चेंज हो जाता है, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन आपके शरीर में रहता है, जब कभी भूखे प्यासे रहते हैं, आपके खाना नहीं मिलता है, तो वही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज के रूप में टूटते हैं और आपके शरीर में एनर्जी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो आप डायरेक्ट लेते हैं वो डायरेक्ट नहीं आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है, कार्बोहाइड्रेट पहले टूटता है, टूटता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज को वो आराम से शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है काइटिन। काइटिन आपको बताए थे, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। सेलुलोज, शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज का। यानी आप ऐसे भी दिमाग रख सकते हैं कि हम लोग जो दो भित्ति वाला याद रखे थे, वो दोनों भित्ति वाला जो है पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता था। दोनों जो भित्ति हम रखे हुए थे याद, वो किसके अंतर्गत रखे थे, यानी जो जटिल नाम लगे ना आपको, उस समझिए कि किस में जा रहा है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत में आ रहा है। जैसे कि कोई भित्ति वाला पढ़े थे ना, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, तो वहीं पे आप याद रख लीजिए किसके अंतर्गत आता है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो वहीं पे आप याद रख लीजिएगा ये जो है किसकी, ये पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। स्टार्च यानी मंड, ये आलू में पाया था। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो आपके शरीर में जो है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो वो स्टोर किस फॉर्म में रहते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और एक होता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, आपके शरीर में, आपके शरीर के अंदर में ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है, आपके शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। कौन नहीं जमने देता, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है शरीर में, जो कि शरीर के अंदर में ब्लड को जमने नहीं देता है। तो एक ब्लड को नहीं जमने देने वाला याद रखिएगा, हिपेरिन, ठीक है। उसके बाद एक याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और कार्बोहाइड्रेट को अंदर में जो स्टोर करके रखते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और स्टार्च जो आलू या शकरकंद में जो पाया जाता है, मंड, जिसे स्टार्च को ही मंड बोलते हैं, ये सभी पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत में आता है। ध्यान रखिएगा, हम पॉलीसेकेराइड का भी उदाहरण पूछेंगे जब कभी ओरल टेस्ट लेंगे, उसमें आपको हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज। और डाइसेकेराइड के अंतर्गत रखिएगा, ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत में ही डाइसेकेराइड आता है। और डाइसेकेराइड का उदाहरण रखिएगा, सुक्रोज, ग्लेक्टोज और सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत याद रखिएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन और हिपेरिन। इतना याद आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिया है, ठीक है। और सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है सेलुलोज में पाया था, जो कि प्रकृति में बहुत ही माना आसानी से उपलब्ध भी है, ठीक है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेलुलोज आपके शरीर में पाचन में बहुत ही कठिनाई होता है, यानी हम कह सकते हैं लगभग ना के बराबर, यानी पचने में बहुत दिक्कत करते हैं। हाँ, लेकिन हल्का मात्रा में सेलुलोज लेना जरूरी है,
हल्का मात्रा में सेलुलोज लीजिएगा तो आपके कब्ज जो है वो दूर कर देंगे, ठीक है। वो सेलुलोज क्या होता है, रेशेदार आहार, मैंने जैसे प्लांट है, प्लांट में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। तो सेलुलोज जो होते हैं वो रेशेदार, जैसे कि आप साग खा रहे हैं तो साग क्या है, रेशेदार है, वो क्या है, सेलुलोज है। वो शरीर में जब जाएंगे, पचने में भले थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, लेकिन शरीर में जब जाएंगे तो आपके कब्ज को वो क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। पचने में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं वो, लेकिन शरीर में जाकर के वो कब्ज को दूर करते हैं, ठीक है। अब इतना दूर होने के बाद, सबका उदाहरण याद रखने के बाद, अब आपको हम बताए थे कि मोनोसेकेराइड से मिल करके ही डाइसेकेराइड बनते हैं। और डाइसेकेराइड में बताए थे आपको, ठीक है, डाइसेकेराइड जो बनते हैं, दो सेम मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, दो सेम मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, या दो भिन्न मोनोसेकेराइड मिल करके ही डाइसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सुक्रोज कैसे बनता है, लैक्टोज कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है। ये भी उदाहरण आपको रखना पड़ेगा याद। चलते हैं आगे। अब आपको याद रखना पड़ेगा, अभी तुरंत पढ़े थे ना, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये किसका उदाहरण था, डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड कैसे बनता है, दो मोनोसेकेराइड मिलने के बाद ही डाइसेकेराइड बनते हैं। दो मोनोसेकेराइड सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए, सेम के बारे में बोलते हैं, देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड सेम है कि नहीं है, ठीक है, दोनों मोनोसेकेराइड सेम है, दोनों मोनोसेकेराइड सेम होकर क्या बना दिए हैं, माल्टोज। और माल्टोज किसका उदाहरण है, डाइसेकेराइड का। अब यहाँ पे देखिए, ये दो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो अलग अलग मोनोसेकेराइड है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि डाइसेकेराइड जो बनते हैं दो समान मोनोसेकेराइड से या फिर दो भिन्न मोनोसेकेराइड से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि सुक्रोज किससे मिलकर के बने होते हैं। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर के बने होते हैं। यानी जब सुक्रोज को तोड़िएगा आप और जिससे बना हुआ फिर उसको तोड़िएगा तो क्या क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। माल्टोज, माल्टोज माल्टोज किससे बने होते हैं, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बने होते हैं, ठीक है। और लैक्टोज किससे बने होते हैं, लैक्टोज, यानी लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। और दूध में क्या क्या पाया जाता है, दूध में ग्लूकोज और गैलेक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इसे याद रखिएगा कि लैक्टोज किसका किसका मिश्रण है, किससे किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। माल्टोज किसका बने होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज का। सुक्रोज किसका बने होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ याद रखने का ट्रिक। जनरली लड़का को देखिएगा बोलेगा ये माल है, माल का गाल, ठीक है, माल गाल, माल गाल, माल का गाल, ठीक है। माल मतलब माल्टोज, गाल मतलब हुआ गौकेल और गाल, गाल, सॉरी ओहो मिस्टेक कर दी, माल का गाल गलत हो गया ध्यान में थोड़ा सा मिस्टेक, दूसरे ट्रिक्स होता है, ठीक है। ये जी जी याद रखिएगा, ठीक है। हमको लगा कि लो है यहाँ पे उदाहरण का, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, उसको याद रखिएगा इसी तरह से। माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी माल्टोज जो है जी यानी दोनों ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के बने हुए हैं। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी गफ कि गप, जैसे जैसे गप लोग भाषा में क्या बोलते हैं, गप, गप का जगह पे फो होता है ना, पो का जगह फो रखे, यानी गप करने में सुकून मिलता है। जैसे घर में देखिएगा चार जनानी मिल जाएगा, ठीक है, चार औरत मिल करके, चारों औरत मिल करके एकदम गप मार रहा है, एकदम बहुत सुकून मिलता है। गप के जगह पे, पो के जगह पे फो रखिएगा, गप, गो से हुआ ग्लूकोज, फो से हुआ फ्रुक्टोज। अब गप मारने में क्या मिलता है, सुकून मिलता है, यानी सुक्रोज का मिला हुआ है, ठीक है। माल्टोज, माल्टोज सेम है, माल्टोज बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है, जी, ठीक है, माल्टोज जी। लैक्टोज, लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। और दूध में जो मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यही दोनों शर्करा पाया जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। आगे यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ तक समझने के बाद कुछ कुछ अब सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज का कुछ कुछ अन्य नाम है जिसे आप याद रख लीजिएगा। देखिए ग्लूकोज को, ये सुक्रोज को अन्य नाम क्या होता है, सुक्रोज का अन्य नाम होता है, इसे कैन शुगर भी कहते हैं, यानी गन्ना शुगर, इसे कैन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, कैन शुगर। दूसरा नाम होता है टेबल शुगर, ठीक है, और तीसरा नाम होता है बीट शुगर, ठीक है। ये तीन नामों से इसे जाना जाता है। सुक्रोज को कितने नामों से जाना जाता है, तीन नामों से, ठीक है, कैन शुगर, टेबल शुगर, बीट शुगर, ये अन्य नाम है इसका, ठीक है। अब आता है लैक्टोज, लैक्टोज को किस नाम से जानता है, लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, मिल्क में जो शुगर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में, इसलिए मिल्क शुगर के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब गैलेक्टोज,
अब एक और उदाहरण बचा है माल्टोज। माल्टोज को माल्टा भी कहते हैं, इसका ज़्यादा कोई विशेष नाम नहीं है, ठीक है, माल्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से यही पूछता है, सुक्रोज के बारे में पूछता है कि कैन शुगर, ध्यान दीजिएगा, कैन शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को। टेबल शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को। बीट शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को। लेक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। कह देगा मिल्क शुगर निम्नलिखित में से कौन सा है, लेक्टोज है, ठीक है। अब है डेली रिक्वायरमेंट को लेकर के सवाल। डेली रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कि दैनिक कितना आवश्यकता पड़ता है हमारे शरीर में, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है लगभग 400 से लेकर के 450 तक डेली रिक्वायरमेंट पड़ता है ग्राम में। 400 से लेकर के 450 तक डेली रिक्वायरमेंट पड़ता है कार्बोहाइड्रेट का आपके शरीर में,